Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 6, and today's topic is control of money supply by the central bank. Okay, let's go on the topic. Actually, it is the last video or last lecture of this chapter. Okay, here is your topic. It's the last topic of this chapter: control of money supply or credit supply by the central bank. That means RBI in India. Okay, यानी जो मनी सप्लाई का कंट्रोल होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आरबीआई ही है, वही एक लौता सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, मैंने बताया ही था। चलो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट पढ़ना। द सेंट्रल बैंक एडॉप्ट्स द वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो अलग अलग तरह के वेरियस मेजर्स एडॉप्ट करती है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। लार्जली दिस मेजर्स रिलेटेड टू द क्रेडिट कंट्रोल बाय द कमर्शियल बैंक्स। यानी ये जो मेजर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से रिलेटेड रहते हैं क्रेडिट सप्लाई से, जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट सप्लाई करते हैं, यानी वो कैश सप्लाई के बदले क्रेडिट सप्लाई करते हैं। यानी लोगों को जिनका भी अकाउंट होता है उनके बैंक में, उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी, उससे भी मनी सप्लाई होता है। क्रेडिट एंट्री का मतलब दैट मीन्स उनके अकाउंट में उतना पैसा आ गया, अब चाहे जैसे भी आया हो, कोई भेजा हो या कोई खुद ट्रांसफ़र किया हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से सप्लाई हो रहा है। अब वो चाहे तो उस पैसे को जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, या तो एटीएम के माध्यम से निकाले या बैंक जा करके निकाले। तो आगे कह रहा है दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत जो आरबीआई है वो मनी कंट्रोल या क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, उसको दो इंस्ट्रूमेंट के तहत बांटा गया है। एक होता है क्वांटिटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इट मे बी नोटेड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। कह रहा है अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता है, यानी इन्फ्लेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आरबीआई के द्वारा। और फिर कह रहा है अगर इंक्रीज़ होता है टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ मनी व्हेन देयर इज़ डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जब डिफ्लेशनरी यानी डिफ्लेशन का कंडीशन सिचुएशन रहता है तो उस टाइम क्या कहता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यानी जो पहला इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट का, जिसके तहत क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ओवरऑल सप्लाई, टोटल सप्लाई ऑफ मनी पे इसका फोकस रहता है। ठीक है, क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट का सप्लाई ऑफ मनी इज़ लोअर टू टैकल इन्फ्लेशन। यानी जो मनी का सप्लाई होता है वो कम होता है, कब, इन्फ्लेशन के दौरान कम किया जाता है, और रेज टू टैकल डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन में इसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सप्लाई को। तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है बैंक रेट। ठीक है, अब बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। जैसे आप लोगों को अगर किसी को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप लोग किसी से मांगते हो, या फिर बैंक से, सपोज दैट कोई बैंक से लोन के लिए अप्लाई करता है, मांगता है, तो बैंक क्या करते हैं, उसके बदले में उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, इंटरेस्ट लेती है, वसूलती है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लोन देती है, ठीक है, वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ बैंक रेट होता है, बैंक रेट सेम उसी कंडीशन में ये कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से उसको बैंक को लोन देती है, कमर्शियल बैंक्स को, अब कमर्शियल बैंक में चाहे पीएनबी हो, कैनरा हो, कोई भी बैंक हो सकता है, तो उसी को बैंक रेट बोलते हैं। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। यानी इसके तहत जो इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, यानी तुरंत जिसको लोन चाहिए होता है उसको आरबीआई जो है वो बैंक रेट के हिसाब से लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैंक रेट इज़ ऑफन फॉलोड बाई इंक्रीज इन द मार्केट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। यानी जो बैंक रेट होता है वो सेम उसी टाइप से होता है जैसे एक कमर्शियल बैंक आम पब्लिक से जैसे चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी टाइप से बैंक रेट भी चार्ज किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंजेस इन द मार्केट। कह रहा है यानी अकॉर्डिंगली उसी के तहत जैसे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, जिसको हम कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो चेंज होता है मनी मार्केट में व्हेन बैंक रेट इज़ इंक्रीज। कह रहा है अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। यानी अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है।
अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द लोअर्स द डिमांड ऑफ द क्रेडिट। यानी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिमांड है वो भी लोअर हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट का। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स फेल, जिसके कारण जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फेल हो जाता है। अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज़ करेक्टेड, और उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन करेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी सपोज दैट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग कम डिमांड करते हैं लोन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर 5% इंटरेस्ट चार्ज करे बैंक तो बहुत सारे लोग लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे बैंक तो बहुत कम लोग ही अप्लाई करेंगे लोन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे लोन के लिए कम डिमांड करेंगे तो मनी का जो सप्लाई होगा वो भी कम होगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी वो फेल होगा, दैट मीन्स कम होगा, फॉल होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद कह रहा है ऑन द अदर हैंड व्हेन द बैंक रेट इज़ डिक्रीज्ड, अगर बैंक रेट घटता है तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो डिक्रीज। यानी उसी के अकॉर्डिंग जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी घटेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी घटेगा। थस इंक्रीजेज डिमांड ऑफ द क्रेडिट, तो इसके कारण क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, क्रेडिट का डिमांड इंक्रीज़ होगा, जिससे कि मनी का सप्लाई क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लोग जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मनी का सप्लाई होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंगली डिफ्लेशन इज़ करेक्टेड, तो इसके अनुसार जो डिफ्लेशन होगा वो करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बैंक रेट। इसके बाद हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, जो कि सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाई RBI, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज किया जाता है ओपन मार्केट में, जब RBI के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वो करती है। बाई सेलिंग द सिक्योरिटीज़ लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ETC इन द ओपन मार्केट, यानी जैसे जो सिक्योरिटीज़ बेची जाती है, ठीक है, जैसे जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। तो द RBI सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाइंग द सिक्योरिटीज़ दैट RBI रिलीज लिक्विडिटी। यानी इसमें क्या होता है कि जब RBI नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो सेल करते हैं ओपन मार्केट में तो यहाँ पे लिक्विडिटी को वो क्या करती है, शोक करती है, ठीक है, खींचती है, कम करती है। और जब सिक्योरिटी को बाई करती है तो ख़रीदती है तो क्या करती है, वो लिक्विडिटी को रिलीज़ करती है। यानी जब हम कुछ खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा ना। तो RBI वैसे ही जब परचेस करती है तो RBI पैसा देती है, तो ओपन मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी यानी कैश आ जाता है, मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ सेल करती है दैट मीन्स हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है तो पैसा हम लेकर रख लेते हैं, वैसे RBI पैसे लेकर के रख लेती है। तो वहाँ पे जो लिक्विडिटी होता है, कैश होता है, लिक्विडिटी दैट मीन्स कैश, ठीक है। तो वहाँ कैश वो एब्जॉर्ब करती है, नहीं उसको कम करती है, ठीक है। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, यानी अगर लिक्विडिटी को शोक किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है, डिफ्लेशन के दौरान कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर स्क्वीज्ड, यानी जो कैश रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक का वो स्क्वीज्ड हो जाता है, इम्प्लाइंग अ कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होता है वो भी कम हो जाता है, कट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन लिक्विडिटी इज़ रिलीज्ड, अगर लिक्विडिटी को रिलीज़ की जाती है, ठीक है, तो तब क्या होता है, तो ये कब होता है, ये रिसेशन में होता है, डिफ्लेशन के दौरान होता है। तो कैश रिजर्व जो होता है बैंक का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी जब हम रिलीज़ करेंगे लिक्विडिटी, जाहिर सी बात है, तो RBI जब रिलीज़ करेगी लिक्विडिटी को तो बैंक के पास रिजर्व तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, बैंक के पास कैश आएगा, बैंक के पास कैश आएगा तो वो लोगों को भी देगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, कैश रिजर्व ऑफ द बैंक टेंड टू राइज, इम्प्लाइंग राइज इन क्रेडिट क्रिएशन। जब बैंक के पास अधिक से अधिक पैसे रहेंगे, लिक्विडिटी रहेगी, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन भी करेंगे, ठीक है, जो डिमांड होगा तो डिमांड को पूरा भी करेंगे। थस द इन्फ्लेशन इज़ करेक्टेड बाय द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सोकिंग द लिक्विडिटी, यानी इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जाता है कैसे, सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी को बेच करके और लिक्विडिटी को शोक करके, ठीक है। और वाइल डिफ्लेशन इज़ करेक्टेड, और डिफ्लेशन कैसे करेक्ट किया जाता है, तो
बाइंग द सिक्योरिटीज़ और रिलीजिंग द लिक्विडिटी, यानी खरीद, जब आरबीआई परचेज करती है तो ओपन मार्केट में क्या करती है, लिक्विडिटी को रिलीज़ करती है, छोड़ती है, ठीक है, जिससे कि कमर्शियल बैंक को एक तरह से कैश रिजर्व भी मिलता है, साथ में क्रेडिट क्रिएशन करने का मौका भी मिलता है। इसके बाद इसका थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट विच द आरबीआई, ठीक है, ऑफर्स द पीरियड लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाई बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। यानी अभी हम सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करती है जिससे कि कैश रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जब परचेज़ करती है तो कैश रिलीज होता है, तो ये रेपो रेट जो होता है इसके माध्यम से जो आरबीआई है वो एक तरह से कुछ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को, वो भी कैसे, तो उनके सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के सिक्योरिटीज़ को यानी पेपर वगैरह को परचेज़ करके उनको रेपो रेट के माध्यम से शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती है, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर। इनफैक्ट इट इज़ अ रीपर्चेज रेट, इसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। अ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ दैट मीन्स आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो इस पेज पे इतना ही, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बोथ द पार्टीज, देखो यहाँ लिखा भी है, जो रीपर्चेज होता है उसमें दोनों पार्टी का साइन होता है, ठीक है। तो दोनों पार्टी कौन है, तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक है, ठीक है। आगे है, इन द अदर वर्ड्स द आरबीआई इशूज अ लोन चेक टू कमर्शियल बैंक्स बाई बाइंग फ्रॉम देम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पेश की जाती है उसको परचेज करके आरबीआई क्या करती है, लोन का चेक उनको प्रोवाइड कर देती है कमर्शियल बैंक्स को। बट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ द रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द कमर्शियल बैंक्स एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी इसमें क्या होता है कि कैरी किया जाता है एग्रीमेंट को, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज होता है जिसमें कि जो सिक्योरिटीज़ परचेज की जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा पेश की जाती है, कब पेश की जाती है, तो प्री डिटरमाइंड डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस के साथ। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो महंगाई कब बढ़ती है, पैसे का वैल्यू जब डाउन होता है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द रेपो रेट, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है रेपो रेट के द्वारा, कब, इन्फ्लेशन के टाइम, ठीक है, ये याद रखना। इन्फ्लेशन के टाइम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो रेपो रेट के अनुसार इंक्रीज हो जाता है। दिस लोअर्स द डिमांड ऑफ द फॉर द क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिसाइड, यानी जो डिमांड होता है वो भी कम हो जाता है। जब जाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा ही, भाई सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन के टाइम क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ रिड्यूस, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ रेपो रेट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी रेपो रेट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है, और रेपो रेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, चाहे वो वस्तु की डिमांड हो या लोन्स की डिमांड हो, ठीक है। आगे दिस इंक्रीजेज द डिमांड फॉर क्रेडिट अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, अभी जो हम बताएं वही चीज़ भी लिख रहा है कि जो रेट घटता है तो उसके अनुसार जो क्रेडिट सप्लाई है, क्रेडिट का डिमांड है, तो डिमांड बढ़ जाता है जिसके कारण मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, यानी एक ऐसा रेट जिसके माध्यम से आरबीआई एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, पैसे, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या करते हैं, बैंक्स आरबीआई को एक तरह से आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को रेपो रेट में। ये ध्यान से समझना, रेपो रेट में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन्स प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी उनकी परचेस करके। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट के ये आधार पे होता है। इट इज़ कॉल्ड रिवर्स या रिवर्स रीपर्चेज रेट, ठीक है। इन दिस केस अ रिजर्व परचेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ पार्टीज स्टेटिंग दैट सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज ऑन द गिवन डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी इस केस में क्या होता है, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट एक होता है जिसमें दोनों का साइन होता है, ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक का, और जो सिक्योरिटीज़ इसमें रीपर्चेज किए जाते हैं प्री डिटरमाइंड डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस के अनुसार किए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट अलाउज द कमर्शियल बैंक्स टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो एक तरह से
कमर्शियल बैंक को इनकम जनरेट करता है, ठीक है। इनकम जनरेट करता है क्योंकि यहाँ पे ये लोग डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास। जैसे हम लोग किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो मान लो ये बैंक है, यहाँ पे हम कुछ पैसे अपने सेविंग करते हैं, तो इस पर क्या करती है बैंक, हमें इंटरेस्ट पे करती है, हम लोगों को इंटरेस्ट देती है। सेम वैसे यहाँ पे कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से कुछ जमा करते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई भी इन लोगों को क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ से इनको इंटरेस्ट जनरेट होता है, एक तरह से इनकम जनरेट होता है। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ लोवर्ड, अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक्स आर डिस्करेज्ड टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विथ आरबीआई। नहीं तो उस टाइम क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोग एक तरह से डिस्करेज होता है, नहीं बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करते, नहीं आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से कम इंटरेस्ट मिलता है, कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर वही पैसे को वो पब्लिक में लोन के तौर पे बांटेंगे तो पब्लिक से ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कम वहाँ पे इंटरेस्ट रहता है तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, नहीं जमा करते हैं। और इंस्टेड द बैंक्स में यूज़ देयर फंड्स एज अ सीआरआर फंड्स विद द आरबीआई। दिस लीड्स टू राइज इन क्रेडिट सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक। तो जब नहीं जमा करते तो क्या करते हैं, सीआरआर फंड के रूप में रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो सीआरआर फंड के रूप में रिजर्व करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो लोग एक तरह से मनी का सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इनहेंस इन द इकोनॉमी एज डिज़ायर टू कंट्रोल डिफ्लेशन, जिसके माध्यम से जो डिफ्लेशन वाला प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। इन ऑन अदर हैंड अ राइज इन रिजर्व रेपो रेट may induce the commercial bank to park more funds with the RBI to generate interest income। यानी कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर बात करें, दूसरी तरफ बात करें, तो जो राइज़ है रिवर्स रेपो रेट में, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिससे कि उनको इंटरेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है। दिस लोअर्स देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस इन द इकोनॉमी एज डिज़ायर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यानी सीआरआर फंड क्या होता है, आरबीआई के पास जब जमा होता है तो एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। और उसी के अनुसार जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो भी रिड्यूस होता है, और जो कंट्रोल है इन्फ्लेशन का वो भी होता है। क्लियर। अगर आपके पास लिक्विडिटी रहेगी तभी तो आप पैसे किसी को दोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व के रूप में रखोगे तो आपके पास क्या होगा, पैसे कम रहेंगे, तो जिससे कि आप पैसे कम किसी को दे पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, तो इट रिफर्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू केप्ट विद द आरबीआई। यानी इसमें बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक खास परसेंटेज, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द आरबीआई, और इसको जो सीआरआर का परसेंटेज होता है वो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो कि अभी के डेट में 3.35% है अप्रॉक्सीमेट। आरबीआई एंड इज़ वेराइड फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलेट एंड इट्स सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। यानी ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है टाइम टू टाइम, जिससे कि मनी का सप्लाई होता है, ठीक है, इकोनॉमी में। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू बी इंक्रीज्ड दैन सीआरआर लोअर्ड। यानी जब सीआरआर कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, जैसे कुछ दिन पहले सीआरआर 4% था और अभी के डेट में जो है वो 3.35 है, शायद 3.35% है। तो ये रिड्यूस हुआ है। जब रिड्यूस होता है तो मनी का सप्लाई ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक के पास जाहिर सी बात है कम रिज़र्व करके रखेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी। अगर 4% पहले रिज़र्व करके रखते थे, डिपॉजिट करके रखते थे आरबीआई के पास, तो उतना पैसा तो जमा रहता था, जो बचता वही सप्लाई होता है। लेकिन अगर यहाँ घट रहा है सीआरआर 3.35%, अब अगर डिपॉजिट करके रखना पड़ रहा है तो जाहिर से बात है ज़्यादा पैसा उसके पास रहेगा, बैंक के पास, तो ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा मनी का सप्लाई भी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। और अगर सीआरआर बढ़ता है तो क्रेडिट सप्लाई भी कम, मनी का जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। क्लियर। इसके बाद है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें क्या है, ये भी सीआरआर की तरह ही एक रिज़र्व करने का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड एसएलआर। यानी कह रहा है हर एक बैंक को कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने एसेट्स का फिक्स करके रखना पड़ता है, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में, तो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स दैट मीन्स कैश, गोल्ड वगैरह के फॉर्म में, ठीक है। वो फिक्स करके आपको रखना ही रखना है अगर आप कमर्शियल बैंक हैं तो,
ये भी आरबीआई ही फिक्स करती है। तो लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, अब लिक्विड एसेट्स में क्या क्या है, कैश भी रखना पड़ता है, गोल्ड भी रखना पड़ता है, ठीक है, और अनइक्यूमुलेटेड प्रूफ्ड सिक्योरिटीज़ भी रखनी पड़ती है। द रेट ऑफ CRR, द रेट ऑफ SLR, ठीक है, सॉरी, द रेट ऑफ SLR लाइक दैट द CRR इज फिक्स्ड बाय द RBI। तो अभी मैंने बताया कि SLR को भी RBI ही फिक्स करती है, जैसे CRR को फिक्स करती है। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं सबको RBI ही फिक्स करती है, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, CRR हो, SLR हो, सबको RBI ही फिक्स करती है, ठीक है, उसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। देखो आगे क्या कह रहा है, टू डिक्रीज़ द सप्लाई ऑफ मनी, यानी सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, SLR को बढ़ा देती है, ठीक है। SLR बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखना पड़ेगा फंड के अनुसार, एसेट्स के अनुसार। अकॉर्डिंगली फंड्स अवेलेबल फॉर CRR डिपॉजिट्स, अगर CRR डिपॉजिट के लिए फंड्स अवेलेबल हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के टाइम आर रिड्यूस्ड, वो घट जाएगा। कन्वर्सनली इज रिड्यूस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी as during deflation in the economy, accordingly funds available for CRR deposits। यानी सेम वैसे ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। आगे है इसका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, तो जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल which focus on select sectors of the economy, यानी इसमें कुछ सेक्टर सेलेक्ट किए थे, ठीक है, जिससे फोकस किया जाता है। जैसे दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दिस आर द सेक्टर्स विच आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ब्रॉडली द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज आर एज अंडर। देखो क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर टू लोन, यानी लोन के लिए जो सिक्योरिटी दिया जाता है उसका वैल्यू, ठीक है, और जो गारंटेड वैल्यू लोन है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, वही होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज पर्सन मॉर्गेज टू हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ रुपीज़ विद द बैंक for loan of rupees 80 lakhs, ठीक है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी 20 lakhs। यानी देखो कह रहा है सपोज दैट कोई पर्सन है, ठीक है, उसको लोन चाहिए, और लोन चाहिए तो वो लोन के बदले में जो मॉर्गेज रखा, मॉर्गेज यानी कुछ बंधक रखा। अब कोई भी लोन देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ रखवाता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक से या किसी पर्सन को लोन देते हैं तो उसके बदले उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं गिरवी रखने के लिए, जैसे कोई लैंड का पेपर हो गया, ठीक है, घर का पेपर हो गया, दुकान का पेपर हो गया, तो उसका वैल्यूएशन किया जाता है कितने तक का है, ठीक है। अब जैसे ये मान लो पर्सन 80 लाख का लोन के लिए डिमांड किया है, ठीक है, लेकिन इसके बदले जो बैंक है उससे क्या रखवाया, उसका घर रखवाया, घर का जो वैल्यू था वो 1 करोड़ का था। अब यहाँ जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है कितना निकला, 20 लाख का, यानी 1 करोड़ का घर रखवा लिया, ठीक है, अपने पास पेपर उसका रखवाया होगा, ठीक है, भले ही वो घर में रहता होगा पर्सन, लेकिन पेपर ऑनरशिप का पेपर बैंक के यहाँ रखा गया तो उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ का था, और उसके बदले जो लोन प्रोवाइड हुआ वो है 80 लाख। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोअर्ड व्हेन द सप्लाई इज टू बी इंक्रीज। कह रहा है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो लोअर होता है जब मनी का सप्लाई इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑफ्टन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, यानी कभी कभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के कारण इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो हाई रहता है, ठीक है। आगे है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट offers to fixation of credit quotas for different business activities. Rationing of credit introduced when the supply of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy. The RBI fixes credit quotas for different business activities. यानी RBI क्या करती है, क्रेडिट कोटास को फिक्स करती है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। The commercial banks cannot access the quotas limit while guaranteeing loans, यानी
आरबीआई ही फिक्स करती है कि कितना तक आप लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कितना लिमिट तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा का लोन वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये आरबीआई फिक्स करती है, ठीक है। गारंटी का भी जो होता है वो भी आरबीआई फिक्स करती है। दिस रिस्ट्रिक्टेड द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होता है मनी के सप्लाई का इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल, इससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ऑन द अदर हैंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इफ़ ऑलरेडी प्रैक्टिस इज़ विड्रॉन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, यानी इसमें क्या होता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कब होता है, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या किया जाता है, एक तरह से रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। दिस कंट्रोल डिफ्लेशन। इसके बाद थर्ड नंबर इसका इंस्ट्रूमेंट मोरल सुएसन। इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो डायरेक्टिव्स। द बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी मोरल सुएसन में जो आरबीआई होती है वो बैंक पे एक तरह से पाबंदी लगाती है कि आप लोग समझ लो कि एडवाइस के रूप में बोलती है कि आप लोग इन्फ्लेशन के दौरान लोन प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई टाइम में, जब महंगाई रेट बढ़ेगी तो उस टाइम आपको लोन नहीं प्रोवाइड करना, क्योंकि उस टाइम लोन अगर प्रोवाइड करते हो जाहिर सी बात है आपका पैसा फंस भी सकता है, डूब भी सकता है वो पैसा, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, इनकम पे भी इफेक्ट पड़ता है, रुपये का जो पैसा है उसका वैल्यू भी कम होता है, ठीक है। और लिबरल इन लेंडिंग ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, और आरबीआई क्या करती है, डिफ्लेशन के टाइम बैंक्स को लिबरल कर देती है, यानी छूट दे देती है कि आप जैसे चाहो वैसे लोन बांट सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन रहता है, पैसे का वैल्यू ज़्यादा रहता है, ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। चेक द फॉलोइंग फॉलो चार्ट फॉर अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसके तहत आप लोग देख सकते हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, देख लो, जो भी बताया वही सब चीज़ दिया है, ठीक है। याद करने के लिए इजी है, पिक्चर देख के आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पिक्चर बना दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।